के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। हमारी ये ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला चल रही है, टेस्ट सीरीज में एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें हम मध्य प्रदेश के समस्त ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहले मध्य प्रदेश के भूगोल के ऑब्जेक्टिव, बाद में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे, फिर मध्य प्रदेश की पॉलिटी राज्य व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम मध्य प्रदेश का इतिहास और फिर साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। यह क्लास आपकी लगभग 40 से 50 क्लास चलने वाली है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये क्लास खासकर उन बच्चों के लिए है प्राथमिक तौर पर जिन्होंने मध्य प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं और 28 अप्रैल को प्रीलिम्स का पेपर देने वाले हैं। दूसरे रूप में मध्य प्रदेश में ये ऑब्जेक्टिव सेशन उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने मध्य प्रदेश का बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं किया, लेकिन फिर भी 28 अप्रैल के प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं। तो इस टेस्ट की श्रृंखला में, इस ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला में हम उन सारे तथ्यों को पढ़ेंगे जो प्रश्न आ चुके हैं या आने की जिनकी संभावना है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उस सब्जेक्ट को भी बहुत डिटेल से पढ़ते चलेंगे, जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के आंसर ही नहीं पता चलेंगे, उससे जुड़ी अन्य सभी जानकारियां भी पता चलेंगी। ठीक है, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हम मध्य प्रदेश के भूगोल के विषय में पढ़े थे, ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्वरूप और भूगार्विक संरचना के विषय में पढ़े थे। दूसरा लेक्चर जो हमारा था कल, वो मध्य प्रदेश की मिट्टी और जलवायु के संदर्भ में था। साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश की पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें इत्यादि पढ़ रहे थे। ठीक है, एक सामान्य जानकारी। आज का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियों पर है। इसमें हम मध्य प्रदेश की नदियों के संदर्भ में वर्ष 2007 की पीएससी से लेकर वर्ष 2022 की पीएससी तक जितने प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। व्यापम में कुछ आए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जो नवीन प्रश्न आने की संभावना है उन प्रश्नों का भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाइए ऑनलाइन, है ना? सभी आगे होंगे ऑनलाइन? देखते हैं कौन कौन आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी श्रृंखला। ठीक है, स्टार्ट करने में चलिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ना सॉल्व करते हैं। सभी आते जाइए ऑनलाइन। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, इस बार मैंने टेस्ट श्रृंखला में मैं एमपी का मैप ऐड कर दिया है हर स्लाइड में। इसका मूल कारण यही है कि हमारा जो कम से कम समय में हम अधिक से अधिक फैक्ट सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखिए, हम मध्य प्रदेश की नदियों को 4 भागों में बांट सकते हैं दिशाओं के आधार पर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश पश्चिम की ओर मुख्य रूप से 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। पहली नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यह हिस्सा देखिएगा मैप में। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो अमरकंटक, अनूपपुर की अमरकंटक पर्वत श्रेणी से होता है। अपने उद्गम से पहले दक्षिण की ओर जाती है तो डिंडौरी और मंडला, फिर यहां से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई जबलपुर के निकट भेड़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर यह अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद हरदा, हरदा के बाद होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी से होते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। इसके उत्तर में धार और अलीराजपुर जिले पड़ते हैं। ठीक है, ये इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश पे 1077 और ओवरऑल इसकी लंबाई कितनी है? तो ओवरऑल इसकी लंबाई जो है नर्मदा नदी की, नर्मदा की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। क्लियर? हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर, ठीक है, नर्मदा नदी। सिंपल सा है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, बहुत सिंपल सा उत्तर है। गंगा हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, और साथ ही साथ यमुना भी हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका सिंपल सा उत्तर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, नर्मदा, ताप्ती और माही। प्रश्न देखिएगा, नर्मदा, ताप्ती और माही दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं, पूर्व में बहने वाली नदियां हैं, पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं या उत्तर में बहने वाली नदियां हैं। 4 ऑप्शन है, सभी इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर में ठीक है, अमित, नर्मदा, माही, ताप्ती, अन्नू, अमित, मोनिका, सुनैना, वेरी गुड। सभी को बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, है ना? दोपहर का समय हो चुका है। तो चलिए इस आंसर को देखते हैं, सिंपल सा है। नर्मदा के विषय में तो अभी हमने पढ़ा, नर्मदा मध्य प्रदेश में
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहते हुए ये होती है। दूसरी नदी है कौन सी आपकी, ताप्ती नदी। बैतूल जिले की मुल्ताई श्रेणी से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी भी बुरहानपुर शहर के बीचों बीच दो भागों से काटती हुई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाते हुए 724 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए कहां पे जाती है, यह खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी नदी ताप्ती नदी है, ये होगी ताप्ती, ठीक है। ये हुई नर्मदा नदी, ठीक है। और तीसरी नदी हम देखते हैं माही नदी। माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो माही नदी का धार जिले में एक गांव है, इस गांव का नाम मिंडा गांव है, वहां पे निकट है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर से उद्गम होता है किसका, माही नदी का। सबसे पहले ये अपने उद्गम से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यह जाती है झाबुआ और अलीराजपुर जिले में, जहां से यह पश्चिम की ओर मिलती है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर में है ना, मध्य प्रदेश के ये उत्तरी भाग में यहाँ पे है अरावली की श्रेणियां, जिससे यह नदी क्रॉस नहीं करती और यह नदी अपने उत्तर से पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ते हुए कहां पे, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये तीनों नदी हो गई, पहली नदी हो गई नर्मदा, दूसरी नदी हो गई ताप्ती और तीसरी नदी हो गई माही। ये तीनों नदियां ही मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। एक और फैक्ट आप देखिए ध्यान से, तो माही नदी पहले उत्तर की ओर जाती है और पुनः दक्षिण की ओर जाती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक फैक्ट आपसे पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसका उत्तर होगा माही नदी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ये 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। आंसर क्या होगा कि पूर्व में बहने वाली नदी, पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में, तो इसका आंसर होगा सी, नर्मदा, ताप्ती और माही मध्य प्रदेश में पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। केन नदी जानते हो, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है ना। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है, पहला। दूसरा, सोनार, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ऑप्शन तीसरा, इसका मुहाना उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के निकट गंगा नदी में होता है। चौथा, पियावन जलप्रपात केन नदी पर स्थित है, ठीक है। अब आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1 और 4। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। संदीप, मोनिका, केसी, मीना, सभी ने आंसर देना है जल्दी से, ए, बी, सी या डी। गुड आफ्टरनून संदीपा। ऑप्शन डी 1 और 4, सभी ने आंसर दिया 1 और 4। संदीपा ने भी आंसर दिया डी, केसी ने भी डी आंसर दिया। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सभी कोई ऑनलाइन जल्दी आ जाइए और आंसर दीजिए सभी भाई। देखिए अब हम बात करते हैं केन नदी से संबंधित तथ्यों पर। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी में कटनी जिले के निकट होता है। देखिए केन नदी हम जानते ही है मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम यहां पास है जिला कटनी पे, यहां पे है पहाड़िया कैमूर की। अपने उद्गम से यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके पश्चिम में स्थित है कौन सा जिला, तो इसके पश्चिम है यहां पास पन्ना जिला, है ना। और पश्चिम में है इसके छतरपुर जिला, और इसके पूर्व में है पन्ना जिला, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के यह नदी मध्य से होकर गुजरने वाली नदी है। अपने उद्गम से पुनः उत्तर की ओर जाती हुई है और यहीं से प्रवाहित हुई है कौन सी नदी, इसके उत्तर में ही प्रवाहित है यहाँ पे यमुना नदी में जाके उत्तर प्रदेश के बांदा के निकट यह मिल जाती है। क्लियर। तो इसका पहला उत्तर ऑप्शन क्या है कि केन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सोनार, गुदेन, मीर हासन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां, ये भी सही है। इसका महाना उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के निकट गंगा नहीं होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा यमुना के मिलती है। किस नदी में मिलती है, यमुना। और पियावन जलप्रपात अगला है, पियावन जलप्रपात केन नदी पर नहीं है। पियावन जलप्रपात मध्य प्रदेश में एक सबसे बीहड़ों वाली नदी जिसे कहा जाता है टोंस नदी, टोंस की एक सहायक नदी है बिछिया नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। और यह कहां पे है पियावन जलप्रपात, ये पियावन जलप्रपात जो है ना केन नदी पर नहीं है, इसका आंसर होगा टोंस नदी,
और कहां पे स्थित है पियावन जलप्रपात? रीवा में स्थित है। क्लियर? तो बेसिकली ध्यान देने वाली बात है कि इसके ऑप्शन 1 और 2 सही है, इसलिए आज का आंसर क्या होगा? बी होगा। किन्ने किन्ने आंसर दिया? किसी ने आंसर बी नहीं दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित युग्मों से विचार कीजिए। मैंने कल आपसे बोला था कि हम आगे से जो प्रश्न भी सॉल्व करेंगे सारे के सारे प्रश्न कूट वाले होंगे, ठीक है? वन लाइनर फैक्ट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम एमपीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं। एमपीपीएससी की परीक्षा में आपसे गंभीरता की उम्मीद की जाती है, सीरियसनेस की उम्मीद की जाती है। आप मेंस का पेपर अभी देखे होंगे जो कल हुआ था। मध्य प्रदेश पीएससी ना लगातार अपना जो स्तर है बढ़ा रही है ना? तो आपसे उम्मीद की जाती है हर टॉपिक आपने विस्तार से अध्ययन किया हो, ना कि वन लाइनर फैक्ट की नर्मदा नदी की लंबाई ये है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का समापन स्थल। आपसे डिटेल से पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी किस प्रकार के नदी प्रतिरूप को बनाती है और क्यों। नर्मदा नदी वृक्षाकार प्रतिरूप बनाने का कारण क्या है, इस रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? हमने प्रश्न लगभग उसी स्तर के किए हैं जो आगे आपको समझ में आएंगे। चलिए ये प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों से विचार कीजिए। ताप्ती नदी पर राजघाट, नर्मदा नदी पर संग्राम घाट, बेतवा नदी पर कंचन घाट, नर्मदा नदी पर सेठानी घाट। अब बताना है आपको कौन कौन से मैच कर रहे हैं, 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या डी सभी। आंसर दीजिए इसका जल्दी जल्दी। 11 ऑनलाइन है लेकिन आंसर सिर्फ 1 या 2 की ही आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं आंसर सी, 2 3 4। अमित ने आंसर दिया सी। जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाइए और आंसर दीजिए। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए ताप्ती नदी हम सभी जानते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है बैतूल की मुल्ताई से होता है। और राजघाट किस पर है? तो बिल्कुल राजघाट ताप्ती नदी पर है। कहां पे है आपको ये पता करना है, आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है? नर्मदा नदी पर संग्राम घाट। नर्मदा नदी कहाँ है? नर्मदा नदी पर मंडला में कुछ घाट बने हुए हैं, जिसमें मंडला में एक घाट है संग्राम घाट। क्लियर? बेतवा नदी पर कंचन घाट। बेतवा नदी बुंदेलखंड की गंगा के नाम से जानी जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा नदी बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। कंचन घाट कहाँ पे स्थित है? तो कंचन घाट जो स्थित है ये ओरछा में स्थित है। कहां पे? ओरछा, ठीक है? फिर नर्मदा नदी पर सेठानी घाट। सेठानी घाट कहां पे स्थित है? तो सेठानी घाट है बच्चों होशंगाबाद में, ठीक है? और ताप्ती नदी पर राजघाट, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि ताप्ती नदी पर राजघाट किस जिले में है। इसके आंसर चारों सही होंगे, तो इसका होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी निम्नलिखित युग्मों से विचार किया। क्लियर है आपका? नेक्स्ट, नर्मदा बेसिन का कुल कितना क्षेत्रफल है? यह क्षेत्रफल कुल कितना है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपने अगर नर्मदा नदी डिटेल से पढ़ा होगा तो नर्मदा नदी अपवाह प्रणाली जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ना, और साथ ही साथ भारत का 5वां बड़ा अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो जब नदियां और उसकी सहायक नदियां संयुक्त रूप से किसी क्षेत्र में अपने जल का बहाव करती है, प्रसार करती है, तो वह संपूर्ण क्षेत्र अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी में ना कुल मिलाकर कितनी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की हम बात करें तो इसमें 41 सहायक नदियां हैं। कितनी है बच्चों? 41 सहायक नदियां हैं, है ना, जिसमें 22 नदी इसके बाएं तरफ से मिलती हैं। कहां से? बाएं ओर से। और शेष बची कितनी? 19 नदियां इसके दाईं ओर से मिलती है। क्लियर? अब इस पर सहायक नदियों की बात करें तो दूधी नदी है ना, शक्कर नदी, हिरन नदी, तवा नदी, छोटी तवा, शेर नदी,
है ना, शक्कर, ऐसे करके लगभग 41 सहायक नदियां हैं। अब इसका फैक्चुअल आंसर याद कर लीजिएगा, नर्मदा नदी का कितना अपवाह क्षेत्र है, तो नर्मदा नदी का 98,796 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है और भारत का पांचवा बड़ा अपवाह क्षेत्र है। किन्ने किन्ने आंसर दिया इसका? डी, सभी ने आंसर दिया, संदीपा ने आंसर दिया, सुनैना ने आंसर दिया, वेरी गुड। अमित ने भी डी, मोनिका ने भी डी आंसर दिया, वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिर से उपनाम दिए हुए हैं, एक तरफ नदियों के नाम दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उपनाम, जैसे माही नदी आदिवासी गंगा, क्षिप्रा नदी बुंदेलखंड की गंगा, बेतवा नदी मालवा की गंगा, है ना, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, ऑप्शन में लिख देता हूं, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इसका। जैसे ऑप्शन ए कौन कौन से सही है, 1 2, ऑप्शन नंबर बी 2 3, सी 1 3 4, या ऑप्शन नंबर डी सभी। आपको आंसर देना है, ठीक है, ए बी सी डी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सभी, आपको आंसर देना है, ठीक है, ए बी सी डी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रिया ने आंसर दिया सी, प्रिया ने आंसर दिया सी। अच्छा रुको, एक ऑप्शन इसका चेंज कर लेते हैं अपन ना बच्चों, इस ऑप्शन को 1 और 4 लिख देते हैं। अब बताओ आंसर। ठीक है, चलिए अब देखो, सिंपल सा है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? हम सभी पढ़ चुके हैं, माही नदी का हमारे उद्गम होता है सरदार सरोवर बांध से, है ना। यह धार झाबुआ अलीराजपुर रतलाम से प्रवाहित होती हुई पुनः दक्षिण की ओर मिल जाती है। भील आदिवासी क्षेत्रों में बहने के कारण इस नदी को आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी गंगा। क्षिप्रा नदी कहाँ बहती है? क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है मऊ की जाना पाव पहाड़ी से और यह मालवा में बहती है और यह उत्तर की ओर जाती हुई 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यहाँ पे जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। क्लियर? तो क्षिप्रा को कहा जाता है मालवा की गंगा, ना कि बुंदेलखंड की गंगा। सी ऑप्शन। बेतवा नदी कहाँ की नदी है? तो बेतवा रायसेन जिले का कुपरा गांव, यहाँ से उद्गम होता है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई, है ना, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां से ओरछा के निकट होते हुए और ये यहाँ पे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर? तो ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ की गंगा है? बेतवा नदी बुंदेलखंड की गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 4 होगा। इसमें ऑप्शन टाइप नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? हाँ, ये प्रश्न का उत्तर सही बताओ आप। मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा, ताप्ती, नर्मदा या चंबल? ये एक विवादित प्रश्न है ना, क्योंकि एमपीपीएससी ने जब, ये एक विवादित प्रश्न है। ए बेतवा, सबने हिरल ने बेतवा दिया आंसर, ठीक है, सुनैना ने, प्रिया ने बेतवा आंसर दिया। ए बेतवा, सबने हिरल ने बेतवा दिया आंसर, ठीक है, सुनैना ने, प्रिया ने बेतवा आंसर दिया, है ना। नर्मदा, अच्छा नर्मदा होगा कि बेतवा होगा? सभी ने दिया ए आंसर। देखिए एमपीपीएससी जब 2005 में पहली बार ये प्रश्न पूछी थी तो इसका उत्तर एमपीपीएससी ने बेतवा दिया था। क्यों दिया था? बेतवा मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, है ना। बेतवा मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है और भारत की सबसे प्रदूषित नदी क्या है? गंगा नदी है। क्लियर है? तो प्रदूषण के कारण बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया। तो 2005 की पीएससी का आया हुआ ये प्रश्न है ना। लेकिन बाद में जब इस पर विवाद हुआ कि गंगा की पहचान उसके प्रदूषण से नहीं, उसकी पवित्रता से। गंगा हम सभी के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक पवित्र नदी है ना। भारत की जीवन रेखा कहलाती है, उत्तर भारत की जीवन रेखा कहलाती है।
उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? नदी नर्मदा नदी है ना। तो बाद में पीएससी ने करेक्शन करते हुए 2013 में इस प्रश्न को पुनः पूछा और इसका आंसर उन्होंने दिया नर्मदा। तो अगर अब फ्यूचर में कभी भी पूछा जाएगा तो इसका आंसर बेतवा नहीं होगा। पुस्तकों में अगर बेतवा लिखा है तो वह आंसर गलत है, इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो किन्ने किन्ने नर्मदा दिया? ए या फिर डी? ए या फिर डी नहीं होता भाई, आंसर है सी नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? ये अभी अपन को बताया था, है ना। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी कोई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, देखिए हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, हाँ अंकी ने आंसर दिया सी, है ना, सभी ने सी, सुनैना ने सी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सिंपल सा उत्तर है इसका। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जिसका क्षेत्रफल लगभग 98,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें नर्मदा नदी और उसकी 41 सहायक नदियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर दो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये भी। देखिए सभी नदियों के साथ ही आप लंबाई भी बताओ। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में आंसर दो पहले इसका, केसी मीना, डी नर्मदा, संदीपा, हीरल, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए मध्य प्रदेश में चारों की चारों नदियां मध्य प्रदेश की नदियां हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है हमारी नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। ठीक है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, है ना। साथ ही साथ पार्वती नदी की लंबाई एग्जैक्ट देख लेना, शायद 160 किलोमीटर है। तो ये मध्य प्रदेश की 4 नदियां। तो इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसकी सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्न नदियों में से कौन सी नदी सतपुड़ा और बिंद पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? अब ये आंसर बताओ। नर्मदा, ताप्ती, माही या साबरमती? बिंद और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती है। आंसर अंकी, सुनैना, सभी ने आंसर दिया, संदीपा ने आंसर दिया ए, वेरी गुड। देखिए हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण सतपुड़ा पर्वत श्रेणी द्वारा किया जाता है। ये जो क्षेत्र है राजपीपला श्रेणी, यहाँ पे है महादेव श्रेणी, और ये वाला भाग कहलाता है कौन सा है सा? ये मैकल पर्वत श्रेणी। इसके उत्तरी हिस्से पर है, यहाँ पास है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, यह एक भ्रंश पर्वत है जो टूटा हुआ है जगह जगह से, बीच से बेतवा नदी निकली है। यह श्रेणी कहलाती है कैमूर श्रेणी। क्लियर? इसका ये वाला हिस्सा कहलाता है भांडेर श्रेणी। अब मध्य प्रदेश की नदियां कैसे प्रवाहित होती हैं? तो वे समस्त नदियां जो इसके मध्य से, पहली चीज तो नर्मदा नदी इन दोनों के मध्य भ्रंश घाटी में पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी इसके दक्षिण से निकलती है यहां से, और इसके दक्षिणी भाग से होती है पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर? यहीं से निकलती है कौन सी नदी? तीसरी नदी की हम बात करें, वैनगंगा नदी, है ना। वैनगंगा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है सतपुड़ा के दक्षिण में। ठीक है, फिर यहां से निकलती है वर्धा नदी, सिवनी जिले में वर्धन शिखर से, और यहाँ पे प्राणहिता में जाके दोनों मिल जाती हैं। क्लियर? यहां से निकलती है माही नदी, और ये दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है उत्तर से। ठीक है, फिर यहां से निकलती है चंबल नदी, और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती हो इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। यहां से निकलती है क्षिप्रा नदी, जो यहाँ पे जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। यहां से निकलती है काली सिंध नदी, उत्तर की ओर बहती हुई 150 किलोमीटर में जाके चंबल में मिल जाती है। इसके बगल से निकलती है पार्वती नदी, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई श्योपुर के निकट जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में निकल जाती है। इसके अधिक सिंध नदी निकलती है गुना और श्योपुर से बहते हुए ग्वालियर के निकट, ग्वालियर सिंध नदी के तट पर है, और जाके भिंड के निकट यहाँ पे इटावा के पास जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, यहीं से निकलती है बेतवा नदी, ओरछा के बगल से होते हुए जाके किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है
नर्मदा नदी। सभी ने आंसर दिया, समझ में आया सभी को? क्लियर? नदियों के नाम ये है ताप्ती, ठीक है, ये है नर्मदा, क्लियर, ये है माही, इसके बगल से है चंबल, चंबल के बगल से है छिप्रा, छिप्रा के बगल से है काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, यहां से निकलती है केन नदी, यहां पास से निकलती है टोंस नदी, यहां से निकलती है सोन नदी। क्लियर है? ये है मध्य प्रदेश की समस्त नदियां। समझ में आ रही है सभी को? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में मान नदी किसकी सहायक नदी? अगर फैक्चुअल आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। गोदावरी, चंबल, नर्मदा या यमुना? ए, बी, सी और डी। मान नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, चंबल की, नर्मदा की या यमुना की? चंबल की। सभी ने आंसर दिया बी। और आंसर दीजिए जल्दी से। केसी मीना गलत ही सही, आप आंसर जरूर दिए जिक्र। ए, देखिए मान नदी कुच्छी मनावर से निकलती है और ये किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। इसमें बहुत चर्चा नहीं करता हूं मैं, सिंपल आंसर आपको बताता हूं। मान नदी नर्मदा की सहायक नदी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, तवा, देनवा, सक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? बिल्कुल सही से बताइए। ए चंबल, बी नर्मदा, सी ताप्ती या डी छिप्रा? हम जानते ही हैं, तवा नदी, सक्कर नदी, देनवा नदी, तीनों ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, जानते ही हो आप लोग। तीनों की तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियों में नर्मदा की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा, अच्छा ये पुराना प्रश्न है, एमपीपीएससी पहले पूछ चुकी है, इसलिए इसमें मैंने दे दिया था, है ना। हालांकि इसके आने की संभावना अब नहीं है। नमामि देवी नर्मदे यात्रा अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा की परिक्रमा यात्रा एक प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, है ना। अमरकंटक में माई की बगिया एक स्थान है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था। तो यहां से हुई थी नर्मदा यात्रा और नर्मदा की परिक्रमा करके पुनः यहाँ पे लौट गई थी। और यह यात्रा जो हुई थी वह 11 दिसंबर 2017 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा की एक अलग जल निकासी पैटर्न दर्शाती है। इस प्रश्न का उत्तर सभी को देना है, क्यों? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है। नर्मदा एक अलग प्रकार का जल निकासी पैटर्न दर्शाती है। ठीक है, क्यों दर्शाती है? क्योंकि यह पूर्व की ओर बहती है। बी ऑप्शन है, यह एक दरार घाटी से होकर प्रवाहित होती है। सी, इसकी कई सहायक नदियां हैं। और डी, यह एक छोटी नदी है। क्या आंसर होगा? केसी बी, प्रिया बी, सवी बी, अमित बी, सुनैना, हिरल, वेरी गुड, सभी का भी आंसर है। ठीक है, हम सभी अभी ने पढ़ा कि नर्मदा नदी कहां से बहती है, तो नर्मदा नदी के दक्षिणी हिस्सा निर्धारित करता है कौन? ये वाला हिस्सा है सतपुड़ा श्रेणी, इसके उत्तर में है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व तक है, हालांकि बीच में टूटी हुई है, यहाँ तक है, और फिर यहाँ से है, इसके बीच से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। क्लियर? इन दोनों के बीच एक भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी क्या होती है? पर्वत पदीय क्षेत्रों में पर्वतों को काटकर बनी हुई जो घाटी होती है, ऐसे भी आकार की घाटी या यू आकार की घाटी होती है। इन घाटियों को क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी कहा जाता है बच्चों, भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी किसमें बहती है? भ्रंश घाटी या दरार घाटी या रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है, इसीलिए एक अलग प्रकार का जल निकासी पैटर्न दर्शाती है। मेंस में आपसे पूछा जाता है इस संदर्भ में कि कौन सा पैटर्न दर्शाती है, तो देखिएगा नर्मदा नदी ना पश्चिम से पूर्व ऐसे बहती है, आप जानते ही हो। यहां पे है अमरकंटक, अमरकंटक, क्लियर, और यहां पे है
खंबात की खाड़ी। क्लियर? इन दोनों के मध्य वाला जो हिस्सा है, यह वाला हिस्सा, इसमें 41 सहायक नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर आके, और यहां से उत्तर से दक्षिण की ओर, विंध्याचल से निकलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर आके नर्मदा नदी में मिलती है। तो इसकी आकृति एक वृक्ष के समान होती है। इस कारण इस प्रतिरूप को, एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए नर्मदा नदी किस प्रकार का नदी प्रतिरूप दर्शाती है, तो इसको कहा जाता है ट्री पैटर्न, या हिंदी में कहेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप। तो नर्मदा नदी किस प्रकार का प्रतिरूप दर्शाती है? तो नर्मदा नदी वृक्षाकार प्रतिरूप दर्शाती है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडला जिला किस नदी के सहज तट पर बसा हुआ है? ये माही लिखा हुआ है ना, माठी नहीं, माही है ना। सिंध, बेतवा, माही या नर्मदा? जल्दी से आंसर दीजिए। मंडला, केसी डी, अंकी डी, सवी डी, अन्नू डी, हीरल टी। वेरी गुड, सभी का आंसर डी होगा। मंडला जो है किसके तट पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? तो अमरकंटक, अनूपपुर यहां से निकलती है, ठीक है, फिर यहां से प्रवाहित होती हुई ये, ठीक है। तो कौन कौन से शहर हैं? ये वाले हिस्से को जूम करके दिखाऊं मैं ऐसा, तो ये है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यहां पे है कौन सा? अनूपपुर। याद कर लीजिएगा कौन कौन से शहर। यहां पे है मंडला, है ना, यहां पे आता है डिंडौरी, ऊपर आता है जबलपुर, जबलपुर के बगल में नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के नीचे यहां पे हरदा, होशंगाबाद, होशंगाबाद, ये सारे शहर नर्मदा के तट पर है। यहां पे सीहोर, सीहोर, ठीक है। फिर आगे और चले जाओ, खंडवा, खरगोन, यहां पे लास्ट में आता है बड़वानी, है ना। यहां पे आता है अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है। इसके बगल में आता है यहाँ पे धार। तो इन जिलों से होकर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो मंडला किस नदी के तट पर है? तो मंडला नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। नर्मदा नदी पर स्थित सप्ता घाट, नाना घाट, संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी होशंगाबाद, ऑप्शन सी हरदा, ऑप्शन डी मंडला। आंसर बताइए जल्दी। नर्मदा नदी पर स्थित सप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट किस जिले पे स्थित है? डी, डी, अमित डी, वेरी गुड। प्रिया ने आंसर दिया डी, केसी ने डी दिया, ठीक है। चलिए, सिंपल सा है, अभी हमने पढ़ा। संग्राम घाट तो अभी बता चुका हूं आपको पहले। संग्राम घाट के अतिरिक्त, है ना, मध्य प्रदेश में और कौन कौन से घाट है मंडला में? तो मंडला में एक आपके नाना घाट भी है, और एक और कौन सा घाट है? सप्ता घाट। तो ये कुछ घाट है जो मंडला जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी सहायक नदी है ना। ये भी आंसर आपसे बन जाएगा, बंजर, चंबल, नर्मदा या यमुना। आंसर दीजिए इसका। सी, सभी सी, मोनिका सी, सुनैना सी, अंकी, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल, है ना। हम सभी जानते हैं बरगी नदी का उद्गम जबलपुर से होता है। यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, ये है बरगी, है ना। यहीं पे है, बगल से बही हुई है कौन सी नदी? ये है आपकी नर्मदा। क्लियर? बरगी नदी पर एक परियोजना चल रही है, इस परियोजना का नाम क्या है? बरगी परियोजना। कौन सी परियोजना? बरगी परियोजना, है ना। इससे 90 मेगावाट जल विद्युत
मतलब जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? तो बरगी किसकी सहायक नदी है? बरगी सहायक नदी है सी, नर्मदा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? बता दो, सरल उत्तर है। ए जबलपुर, बी अनूपपुर, सी रायसेन, डी खरगोन। बी अनूपपुर, बी अनूपपुर, ठीक है। नर्मदा कुंड अमरकंटक में स्थित, यहां पे है नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड किसे कहते हैं? नर्मदा कुंड नर्मदा के उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, गम स्थल कहां पे स्थित है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बिल्कुल अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। ठीक है, अनूपपुर जिला होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी, अभी मैंने बताया महेश्वर किस नदी के तट पर है? महेश्वर किस जिले में आता है? नर्मदा, ताप्ती, बैनगंगा नदी या सिंधु नदी? आंसर दीजिए इसका। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब तो जान ही गया सभी कोई, है ना। महेश्वर शहर जो है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अहिल्या घाट वहां पे एक प्रसिद्ध घाट है महेश्वर में। महेश्वर में कौन सा घाट है? एक घाट स्थित है जिसे अहिल्या घाट कहा जाता है, अहिल्या घाट। ठीक है, यहाँ देवी अहिल्या द्वारा निर्मित किया गया था, है ना। और यहाँ पे महेश्वर का किला, महेश्वर का किला स्थित है जिसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था 17वीं सदी में। और ये किस जिले में है, किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति। अच्छा, मध्य प्रदेश में 3 नदियों की लिंक परियोजना है, आपने पढ़ा है क्या? नर्मदा ताप्ती, और दूसरा नर्मदा क्षिप्रा गंभीर लिंक परियोजना, है ना। नर्मदा, इस प्रश्न का उत्तर है दो पहले। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना का निर्माण की स्वीकृति कब दी गई है? हीरल, ए। पंकज ने आंसर दिया सी, केसी ने आंसर दिया ए, सुनैना ए। 18 दिसंबर 2017, 12 दिसंबर 2017 आंसर इसका सी होगा बच्चों, 12 दिसंबर 2017। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल से लाभान्वित है? बताओ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा चुका है एमपी में। शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? जल्दी से आंसर दो। हीरल ने आंसर दिया इंदौर, हीरल ने। सुनैना सी, प्रिया सी, अमित सी, बिल्कुल। हमारा मध्य प्रदेश जो है ना, चोरल परियोजना, चोरल जिला से पानी पीता है, इंदौर, तो ये है चोरल, है ना। फिर उसके बाद ग्वालियर और भोपाल में, अच्छा कौन सी परियोजना है आपको पता है? आंसर सी होगा, केसी मीना, चोरल। ठीक है, भोपाल क्या है? भोपाल में है कोलार परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है? ये तो बच्चों आप लोग बता ही दोगे, किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है? बी क्षिप्रा, वेरी गुड। हम जानते ही हैं क्षिप्रा के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में, है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? सिंहस्थ महाकुंभ। सिंहस्थ, सिंहस्थ, सिंहस्थ महाकुंभ क्या होता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष में, कितने वर्षों में? 12 वर्ष में, जब ना सूर्य जो है ये सिंह राशि में प्रवेश करता है। किस राशि में? सिंह राशि में प्रवेश करता है। तो इस सिंह राशि में प्रवेश के कारण उज्जैन में मेला लगता है। लास्ट मेला जो लगा था वो 2016 में लगा था, आप गए होंगे शायद, तो
अगर नहीं गए होंगे तो अगला 12 वर्ष बाद, अर्थात कब अब होने वाला है, तो 2028 में अगला सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड पंकज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी, हाँ ये आप बताओ, अब दूसरी नदियों में, छोटी नदियों में हम पहुंच रहे हैं धीरे से। काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है, देवास, उज्जैन, इंदौर या धार? बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की, है ना। कहां से होता है उद्गम, देवास जिले के बगली गांव से, यहां से उद्गम होता है। देवास है, यहां पे है बागली गांव, यहां से उद्गम होता है। अपने उद्गम से यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और कितनी किलोमीटर दूरी तय करती है, सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसमें मिल जाती है, चंबल में, है ना। इसके निकट से ही यहां गई है चंबल नदी और ये जाके चंबल में मिल जाती है। ठीक है, बागली गांव से, वेरी गुड दीपक, है ना। चंबल की सहायक नदी है। कौन सा शहर है बताइए जो काली सिंध नदी के तट पर है? हाँ अप्रोक्स 140 किलोमीटर मैंने बताया भाई, है ना। कौन सा शहर बसा हुआ है काली सिंध के तट पर, तो शाजापुर और आगर मालवा जो जिला है आपका, वो काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, सोनकच्छ तहसील, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम बताइए। अब वर्धा नदी का उद्गम कहां से होता है, बैतूल, उज्जैन, सिवनी या छिंदवाड़ा? ए बैतूल, ए छिंदवाड़ा नहीं, केसी मीना, छिंदवाड़ा तो नहीं होगा, सभी डी नहीं होगा। देखिए बैतूल, अब आते हैं वर्धा नदी। वर्धा नदी की हम चर्चा करते हैं। देखिए वर्धा नदी जो है यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। क्लियर, कहां से उद्गम होता है, तो बैतूल जिले की, यहां पे बैतूल जिला है। क्लियर, रुकिए इसको एग्जैक्ट बना देता हूं मैं, ये पश्चिम की ओर बहती है। यहां से इसको जूम करते हैं तो बैतूल जिला है ना। बैतूल जिले की कौन सी पर्वत श्रेणी, मुल्ताई पर्वत श्रेणी, मुल्ताई पर्वत श्रेणी। यहाँ पे एक पर्वत शिखर है, इस पर्वत शिखर को कहा जाता है वर्धन शिखर। वर्धन शिखर से निकलने वाली नदी है वर्धा नदी, है ना। आपने गांधी जी का एक सेवाश्रम सुना होगा महाराष्ट्र में ना, यहाँ पे वर्धा नदी के तट पर ही गांधी का सेवा आश्रम या वर्धा आश्रम जिसे कहा जाता है, गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था जिसे वर्धा आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहीं से निकलती है बैनगंगा सिवनी की पारसवाड़ा तहसील से और यहाँ पे आके दोनों मिल जाती है। ये नदी है कौन सी, बैनगंगा। समझ में आ रहा है सभी को। वैनगंगा और वर्धा का जो संगम होता है वह एक जैन तीर्थ स्थल है, उसको प्राणहिता कहा जाता है। किस नाम से जानता है, प्राणहिता। क्लियर, तो ये आंसर होगा इसका वैनगंगा और वर्धा। तो आंसर इसका क्या होगा, ए बैतूल। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाले किन नदियों को, संगम को अभी हमने पढ़ा, किन नदियों के उद्गम को प्राणहिता कहा जाता है, आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ पंकज ने दिया, मुल्ताई से तापी भी निकलती है और बैनगंगा भी वर्धा भी निकलती है। आंसर भी बिल्कुल, बैनगंगा और वर्धा अभी हमने देखा। बैनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। प्राणहिता क्या है, प्राणहिता यह एक जैन तीर्थ स्थल है। इसके आगे से इन नदियों के नाम बैनगंगा और वर्धा नहीं रह जाते, इन नदियों के नाम प्राणहिता ही कहलाता है। ठीक है, आगे चलकर यह महाराष्ट्र में किसमें मिल जाती है, गोदावरी नदी पे मिल जाती है। ये हुई वैनगंगा नदी और ये हुई वर्धा नदी, यहाँ पे है प्राणहिता और आगे चलकर ये
गोदावरी में जाके मिल जाते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? पेंच, पेंच किसकी सहायक नदी है? आंसर दीजिए इसका, गंगा, गोदावरी, चंबल या यमुना? बिल्कुल आंसर इसका बी होगा, हम सभी जानते हैं, है ना। पेंच नदी ना बेसिकली वैसे तो मिलती है बैनगंगा में, ध्यान दीजिएगा। पेंच नदी छिंदवाड़ा से उद्गम होता है पेंच नदी का, और यह उद्गम होके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जाके यहां से निकली है बैनगंगा नदी, है ना। तो ये आंसर ऐसे एग्जैक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? गोदावरी तो आंसर होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका होगा बैनगंगा नदी की सहायक नदी है पेंच नदी। क्लियर? जो छिंदवाड़ा नदी से, छिंदवाड़ा जिले से होकर बहती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अभी हमने चर्चा किया इसके बारे में भी, बताइए। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है बच्चों? माही, बिल्कुल सही आंसर है ना। इसका आंसर होगा माही नदी। ठीक है, माही नदी का उद्गम सरदार सरोवर से होता है, उत्तर की ओर जाती है, पुनः यहां से दक्षिण की ओर मिल जाती है। यहाँ पे अरावली श्रेणियां है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाती, और ये कर्क रेखा यहां से गुजरी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? माही नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो आंसर इसका तो बहुत सरल है, बता दोगे आंसर, ए, बी, सी या डी? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कहां प्रवाहित होती है ताप्ती नदी? तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है। तो राजस्थान तो जाएगी नहीं, यूपी तो जाएगी नहीं, छत्तीसगढ़ तो जाएगी नहीं, पश्चिम की ओर जाती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी, महाराष्ट्र। वेरी गुड। चलिए, अच्छा लगता है जब आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते हो, बढ़िया से दिया करो। संदीपा, है ना, प्रिया, केसी, केसी पढ़ाई करो, आपके आंसर बहुत गलत होते हैं। सुनैना, सी आंसर सभी। ठीक है, जल्दी से आंसर दिया करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ना, जब ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ तो ऑफलाइन में तो ये बड़ा आसान होता है कि बच्चों से डायरेक्ट मैं बात कर पाऊँ, लेकिन ऑनलाइन में आपके जो आंसर है वही मेरे लिए एक व्यू होता है, जिसके आधार पर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, आगे की हम मेंस की क्लासेस भी करेंगे, जहां पे एक एक टॉपिक को मैं आपको बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा, है ना। मैं पिछले 7-8 साल से एमपीपीएससी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मुझे लगभग 3 इंटरव्यू तो दिए हैं एमपीपीएससी के, 9-10 मेंस लिखे हैं मैंने, तो बहुत अनुभव है, और मैं चाहता हूं कि बच्चों को वो चीज दिया जाए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये है कि आप लोग कन्वर्सेशन करते रहे करिए, कमेंट थोड़ा बहुत करते रहे करिए, जिससे समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसलिए मैं मोबाइल हाथ में रखा हूं कि आपके कमेंट में देखता जाऊं। क्लियर? तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिए, हम आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज का। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक केस गया था, है ना, जिसमें रतलाम की शराब फैक्ट्री से जो शराब का कचरा होता है वो नदी में प्रवाहित किया जा रहा था। तो उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था जिसमें ये कहा था कि नदी को भी जीवन का अधिकार है, और अतः मध्य प्रदेश में उस नदी को जीवंत नदी का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दर्जा दिया। वह नदी कौन सी थी? वह नदी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वह नदी थी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। इसके अतिरिक्त भारत में ना उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2 और नदियों को जीवित नदी का दर्जा दिया है। कौन कौन सी हैं जीवित नदियां? तो जीवित नदियां हैं भारत में संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में यमुना और गंगा को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो तीसरी नदी है नर्मदा, जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया। क्लियर? ठीक है मिलन, वेरी गुड। अमित, सुनैना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना सभी? कोई डाउट तो नहीं है? यस तो बोल दो, नहीं हो तो नो बोल दो। ठीक है, कोई डाउट हो हिरल, सुनैना, तो पूछ लेना, है ना धीरज? बिल्कुल, कोई डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है? कमेंट के लिए मैं मोबाइल हाथ में रखा हूँ। दीपक, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछते जाना, ठीक है? सभी ऑनलाइन रहिए और कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो जरूर पूछते चलिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सिवना नदी काली सिंध की सहायक नदी है। चंबल नदी में बाटगुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम सीहोर जिले के कुमरा गांव से होता है। स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर है। चलो इसका आंसर बताओ सभी कोई, कौन सा सही है? इस चारों में से ना सिर्फ एक ही कोड सही है, बाकी गलत लिखा हुआ है। आंसर क्या होगा? अमित ने आंसर दिया बी, सुरभि ने आंसर दिया बी, अंकी ने आंसर दिया बी। सही है, इसका आंसर देखिए बी होगा, सिंपल सा है ना? इसका आंसर बी होगा। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध हम सभी जानते हैं, सिवना नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं, सिवना नदी चंबल की सहायक नदी है ना? मंदसौर शहर जो है ना वो सिवना के तट पर बता हुआ है। प्राचीन आदि शिव पशुपतिनाथ का मंदिर जो मंदसौर में बना हुआ है वो सिवना के तट पर बना हुआ है ना? आपने एक किला का नाम सुना होगा, कौन सा किला? बहुत फेमस किला है, इस किले को कहा जाता है हिंगलाजगढ़ का किला, है ना? हम इतिहास पढ़ेंगे तो इस किले के इतिहास बताऊंगा मैं आपको। हिंगलाजगढ़ का किला, ये किला मंदसौर में है और ये मंदसौर में किस नदी के तट पर बना हुआ है? सिवना नदी के तट पर बना हुआ है ये किला, बहुत फेमस किला है। चंबल नदी पर ये कछुआ, रीले कछुआ पाया जाता है तो जानती हो। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर जिले के कुबरा गांव, नहीं सीहोर नहीं है बच्चे, ये है रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। किस जिले से? रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। स्नेह जलप्रपात आपके लिए बताओ, स्नेह जलप्रपात बेतवा पर नहीं है तो किस नदी पर है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। मध्य प्रदेश में सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सिवनी से कौन सी नदी उद्गम होती है पता ही आपको? वर्धा अभी पढ़ा था अपन ने, देव नदी, बावनथड़ी नदी या वैनगंगा नदी? सिवनी जिले की पारसवाड़ी पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अंकी ने आंसर दिया डी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बैनगंगा नदी का उद्गम होता है ना, आंसर होगा डी। केसी मीना ने डी दिया, सभी ने दिया डी, सभी को जल्दी आंसर दिया करे। प्रिया डी, हिरल डी, ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? ये फेमस तीर्थ स्थल है ना? कहाँ पे स्थित है? तो अनूपपुर जिले में कौन सी नदी पाई जाती है? सीधा सीधा आप देख लोगे तो पता ही चलेगा, ताप्ती, चंबल, माही या नर्मदा। अनूपपुर में कौन सी नदी होगी? स्क्रीन ब्लर हो रहा है अभी तो ठीक है ना? हाँ, सिंपल सा आंसर संदीपा, बिल्कुल डी होगा। क्लियर है? माई की बगिया तीर्थ स्थल है जहां से नर्मदा सेवा यात्रा चालू की गई थी, ये अनूपपुर के अमरकंटक में है। क्लियर? नर्मदा उद्गम से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर एक तीर्थ स्थल है जिसे माई की बगिया कहा जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी का बाल्यावस्था में वहीं पर खेल कूद कर बड़ी हुई थी। ठीक है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की रेवा, रेवा किस नाम से, किस नदी को कहा जाता है? रेवा नदी किस नदी का प्राचीन नाम रेवा है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या क्षिप्रा? आंसर दीजिए, ए बी सी या डी? आंसर बी सही है बच्चों, है ना? रेवा नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है। रेवा के अतिरिक्त इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि नर्मदा नदी के अन्य नाम, नर्मदा के और कौन कौन से नाम है? महकल सुता, महकल सुता, है ना? एक और नाम है इसका सोमा देवी,
है ना, सोमा देवी के नाम से भी आता है। एक भूगोलवेत्ता टॉलमी ने इसे एक नाम दिया था, नामदोस, है ना। तो ये नर्मदा नदी, रेवा तो है ही है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये नर्मदा नदी के अन्य उपनाम है, मैकल सुता, सोमा देवी, नामदोस, रेवा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है संदीपा, ए नहीं होगा, रेवा चंबल को नहीं, नर्मदा को कहते हैं। ठीक है, हाँ नामदास दिया था, प्रिया ने बताया, बिल्कुल टालमी ने दिया था इसका नाम नामदास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, देखिए सूर्यपुत्री, ताप्ती नदी जो होता है ना, इसका उद्गम यहाँ पे एक गर्म जल के कुंड से होता है, गर्म जल के कुंड से, है ना, जिस कारण ही इसे के कुंड से इसका नाम पुराणों में इसे तापी कहा गया है। तापी मतलब गर्म जल वाली नदी, और इसी कारण ही इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री। ठीक है, तो किस नदी का प्राचीन नाम सूर्यपुत्री है? तो इसका आंसर होगा ए, ताप्ती। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, 35वां में, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दो। सीता रेखा, सीता रेखा लिखा हुआ ना बच्चों, ये सीता रेखा नदी, रेखा, है ना, पेंच, बुदरी या कुलभेरा? बिल्कुल आंसर सही होगा, पेंच नदी, छिंदवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, है ना, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से, अभी मैंने पढ़ाया इसका आंसर, तो इसको मैं डबल से नहीं बता रहा हूं आपको। कौन सी नदी पन्ना अभ्यारण्य के बीच, एक तरफ छतरपुर है एक तरफ पन्ना है, बीच से निकलती है केन नदी पन्ना अभ्यारण्य से बहती है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका आंसर होगा केन नदी। सभी ने आंसर दिया, अंकी, प्रिया, वेरी गुड, सबने आंसर दिया के, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? राजघाट बांध, परिछा बांध, माता टीला बांध या बाढ़ सागर बांध? ठीक है, आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। जानते ही हैं हम, बाण सागर जो परियोजना है वो बेतवा की नहीं है, ये बाण सागर परियोजना आपकी सोन नदी की परियोजना है, सोन नदी की परियोजना है ना, जो शहडोल जिले के यहाँ पे देवलोन तहसील पर एक बांध बना हुआ है जिसे बाण सागर, जो किसके नाम पर है? एक ऋषि थे बाण भट्ट, हर्ष के दरबार में थे, पता है आपको, बाण भट्ट, जिन्होंने किसकी रचना की? हर्ष चरित्र की, कादम्बरी के रचनाकार हैं, कादम्बरी, जिनके नाम पर बाण सागर परियोजना है जो सोन नदी पर है। शेष राजघाट परियोजना, परिछा परियोजना या माता टीला परियोजना, ये तीनों की तीनों परियोजनाएं किस पर है? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? जल्दी से इसका आंसर दो। धसान, बेतवा, चंबल, केन या पार्वती? आंसर दीजिए, मिलन, केसी, मीना, अंकी, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी ने आंसर दिया बी, ए बेतवा। प्रिया ने बेतवा, वेरी गुड। बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? रायसेन जिले के कुबरा गांव से, है ना। यह अपने उद्गम से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, छिपरा जो है ओरछा जो है बेतवा के तट पर बसा हुआ, आगे जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में बात करें तो सागर जिले में बीना नदी है, उसके ऊपर आपकी धसान नदी है ना, यहीं पे छतरपुर से जाके मिलती है उर्मिल नदी, ये आपकी बेतवा की समस्त सहायक नदियां हैं। क्लियर? तो किसकी सहायक नदी है? बेतवा। ये स्क्रीन ब्लर हो रही बच्चों, मैं आगे से इसको देख लूंगा, कोई भी अगर इसमें होगा। अभी 2 प्रश्न बचे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी गणराज्य? देखिए इतिहास में आप पढ़ा होगा, महाजनपद काल में 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में थे, एक अवंती महाजनपद और दूसरा चेदी महाजनपद। ठीक है, तो चेदी महाजनपद का क्षेत्र कौन सा था और वहां कौन सी नदी बहती है, आपको इसको लिंक करना है। हाँ स्क्रीन ब्लर हो रही है, वो नेक्स्ट बार से मैं पीपीटी फॉर्म में करूंगा, इसको पीडीएफ में नहीं करूंगा, उसको देख लेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ,
देखिए, यह जो क्षेत्र था बुंदेलखंड का क्षेत्र, इसे चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वर्तमान में इसमें देखो तो यहां से कौन सी नदी आपकी बह रही है? यह जो क्षेत्र है आपका संपूर्ण क्षेत्र बेतवा नदी वाला क्षेत्र है। तो चेदी महाजनपद किसकी नदी के किनारे था? सिंपल सा है, बेतवा। इसको प्राचीन पुराणों में ना बैत्रवती नदी भी कहा गया है। किस नाम से कहा गया है? बैत्रवती नदी कहा गया है। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न क्या है बच्चों? एक, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर, अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है। पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? हम जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले से कौन सी नदी होती है? चंबल। चंबल की सहायक नदी है ना? कौन सी नदी? चंबल। चंबल की सहायक नदी है आपकी मंदसौर जिले में प्रवाहित होती है सिवना नदी, है ना? तो आपका प्राचीन जो आपका कौन सा मंदिर है? भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर, वो इस सिवना नदी के तट पर है। एक प्रसिद्ध किला भी मैंने आपको बताया इस सिवना नदी के तट पर। इस किले को कहा जाता है, सिवना नदी के तट पर मंदसौर में है, हिंगलाजगढ़ का किला। जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो इस किले का इतिहास आपको डिटेल से बताऊंगा। हिंगलाजगढ़ का किला, यह भी मंदसौर में है। ठीक है, तो आज सभी को समझ में आई आज की क्लास? हिंगलाजगढ़ किला, वेरी गुड बच्चों, है ना? तो सभी को आज समझ में आई। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी आपके रिव्यू हो जरूर दीजिएगा। कोई डाउट हो, हाँ 8 मुखी शिव की प्रतिमा है ना? और नेक्स्ट क्लास हम कल मिलते हैं ठीक 2:15 बजे। कितने ऑनलाइन है? 14 लोग ऑनलाइन है। कम से कम ये सभी बच्चे आ जाएगा। 1 मिनट, आपसे सर बात करेंगे। गाइस ये ना 14 जो लोग आप ऑनलाइन हो ना, कल आप मतलब 2:15 पर आप तो कम से कम अवेलेबल रहे। देखो यार क्या है, देखो यहाँ पर ना ये कोई पेड कोर्स तो चल नहीं रहा है ना? और ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि आपका इससे कोई अमाउंट लिया जा रहा है। मतलब मैंने तो सिर्फ टेस्ट सीरीज दी थी 60 टेस्ट की, लेकिन मैं सर से मिला और सर ने बोला कि ठीक है सर कर लेंगे हम, आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट हम लेके आए हैं। तो यार सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक मोटिवेशन मिलना, है ना? सर को भी मोटिवेट रहे कि सर भी देखें यार कम से कम 100-150 लोग ऑनलाइन है। सर इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पढ़ाते हैं, इंदौर में बहुत अनुभव है सर को। तो यार ये 10-15 लोग आएंगे ना, तो इतने लोगों को तो हमने मतलब हम जब 12th में थे ना तब हमने कमरे में बिठा बिठा के पढ़ाया इतने बच्चों को, तो 15-15 20-20 बच्चों को जब हम 12th में थे तब पढ़ाया है हमने। तो यार अब भी अगर इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतना नॉलेज गेन करने के बाद, इतने मेंस देने के बाद, इतने 2-3 सर ने इंटरव्यू दे रखे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर अब 15-20 लोग लाइव आएंगे तो फिर हमने तो कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में पिछले 5 साल में ना। तो ये चीज ना हो यार, मतलब सभी लोग आओ। इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन चला, अगर अच्छा नहीं चल रहा तो फिर उसका नेगेटिव फीडबैक दो। अच्छा चल रहा है फिर क्यों कम लोग आ रहे हो यार? मतलब एटलीस्ट ये 14 आप हो वो तो आप स्टार्टिंग में आ जाओ ना। मैं और भी बोलूंगा, ग्रुप में भी बोलूंगा, मैं स्टेटस पे भी करूंगा, सब लोग कनेक्ट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे। तो वो थोड़ा सा समझो उस चीज को, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, थोड़ा सा बेटर करो। हम सब लगे हुए हैं, मतलब मेरी तरफ से ना कोई कमी नहीं है। देखो मैंने प्रीलिम्स का बैच आपको दे दिया, मैंने टेस्ट सीरीज आपको दे दी, मैं टेलीग्राम पे क्विज मैं चलवा रहा हूँ, आपको डेली करंट अफेयर्स मैं दे रहा हूँ, न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, डिस्कशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबसे शानदार फैकल्टी लेके आया हूँ। कृष्णा सर को जरा आप देखो जाके, महात्मा गांधी में पढ़ा रहे हैं अभी, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है वो, आप सोचो। मतलब मैं किसी की छोटी और बड़ी की बात नहीं कर रहा, कौटिल्य कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर वहां के टीचर्स अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूं मैं सिर्फ 200-300 रुपए में, सर खुद इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। अगर वहां के टीचर मैं आपको 200-300 रुपए में लेके आ रहा हूं, जहां पर आपको 200-300 रुपए में कोई एंट्री भी नहीं देगा, तो यार कुछ तो करो यार मेरे लिए, थोड़ा तो सपोर्ट करो, है ना? देखो पेपर आपको निकालना है, पढ़ना आपको है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। हम तो कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यार बस मैं यही कहना चाह रहा था, है ना? चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, करें, डिस्कनेक्ट करें। और हाँ, कहीं जाना नहीं है किसी को, सबके सब आधा घंटे बाद ना मनीष सर की वो अपने नितिन सर की क्लास में यूनिट 9 पढ़ा रहे हैं, आप सबको पता होगा 4 बजे से लाइव आते हैं सर, तो 4 बजे वहां ज्वाइन करो। प्रीलिम्स को ना यार निचोड़ के रख दो यार, कुछ भी नहीं बचना चाहिए प्रीलिम्स में, निचोड़ के रख दो उसको। कहां से आएगा क्वेश्चन? 85 लेके आने वाले ना कोई भगवान के यहाँ से उतर के नहीं आते हैं ऊपर से, आप ही लोग हो जो 85 लेके आते हो। बस मेहनत नहीं कर रहे हो यार, थोड़ा सा देखो उसको।
चलो मिलते हैं फिर, है ना। मेरी आवाज ही सुन लिया करो यार, मैं इतना अच्छा लिखता नहीं हूँ देखने में। चलो बाय, है ना, मिलते हैं फिर।